जय उत्तराखंड साथियों, मेरा नाम अजय बिस्ट वन यूके टीम से और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस वन यूके टीम के जो हमने निश्चय किया कि हर शनिवार शाम को 9 बजे आपके समक्ष कुछ जानकारी लेके आएंगे। तो साथियों, उसी संदर्भ में जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और प्रयास ये करें कि अपने टाइमलाइन में भी एज ए वॉच पार्टी इसको चलाएं, ताकि हमारे साथ ही आपके जो अपने मित्र हैं, फेसबुक मित्र हैं, इन सभी के साथ ये शेयर हो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, जिस विषय पे जानकारी लेके आएंगे, ये केवल एक उत्तराखंड या उत्तराखंडी होने के नाते नहीं है। ये जानकारी प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के लिए है और हर व्यक्ति के लिए है जो उनको जानना चाहिए उनके अधिकार क्या हैं, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं एक भारतीय होने के नाते। तो साथियों, आज सबसे बड़ा दुख का विषय हमारे सामने एक सुबह सुबह की खबर आई। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे सुर सम्राट श्री हीरा सिंह राणा जी, उनको सुबह करीब 2:30 बजे अटैक आया और जिसमें वो फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे उत्तराखंड समाज के लिए, हमारे उत्तराखंड संस्कृति के लिए एक बहुत ही क्षति है इस हमारी संस्कृति के लिए, क्योंकि ये क्षति ऐसी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे हमारी जो उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान है, जो निगमबोध घाट में जो सेवा मित्र हैं, हर रविवार को 21 जुलाई 2017 से लगातार हर रविवार को अपनी सेवा देते आए हैं। वहाँ उस संस्थान के संस्थापक, उस संस्थान के संरक्षक भी रहे हैं और समय समय पे वहीं वो मिलते थे और उनके साथ वार्तालाप होती थी। अपने जीवन के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जिससे हमें ये काफ़ी ज्ञान उनसे मिलता था। जो ज्ञान मिलता था वो इस प्रकार से कि उनकी अपनी प्रेरणा क्या रही है उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए। हमेशा ये प्रयास किया उन्होंने कि साथियों जुड़ जाओ, बस हम अगर जुड़ गए, हम अपनी संस्कृति को यहाँ भी बचाएंगे, मतलब दूसरे राज्यों में भी बचाएंगे और अपने उत्तराखंड में तो बचाना ही है। उसके लिए बहुत प्रयास उन्होंने किया हुआ है। और जैसा आप जानते हैं कि जो दिल्ली सरकार द्वारा उत्तराखंड गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी बनी थी, उसके उपाध्यक्ष भी उनको चुना गया। और आज मैं आप सभी से ये विनम्र प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा शांति हेतु आप ज़रूर प्रार्थना करें और हम सभी मिलकर उनके हीरा सिंह राणा जी को 2 मिनट का मौन व्रत तो केवल मुझे रखना होगा, लेकिन वो 2 मिनट का मौन व्रत नहीं, हम केवल प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हीरा सिंह राणा जी जो कि हमारे उत्तराखंड समाज के संस्कृति के उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जो भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी साथियों को, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जी, चंद्रशेखर जी, भीम सिंह रावत जी, राजेंद्र सिंह रावत जी, सोनू सिंह गरिया जी, जसपाल भंडारी जी, दीपक बिष्ट जी, सैम सुमित रावत, विशाल पैनुली जी, हरे सिंह, नवीन सिंह, सुनील रावत और रावत जी, हमारे पहाड़ी पुत्र, अपने जय उत्तराखंड सभी साथियों को। साथियों, आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप इस समय शनिवार को 9 बजे वन यूके टीम के साथ
उसका हम लोगों के द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है उसके लिए आप समय निकालते हैं और आप सभी इस सहयोग में अपना योगदान देते हैं, हर तरीके से योगदान देते हैं, क्योंकि जानकारी केवल मेरे तक सीमित रहना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग उसको काफ़ी लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करके, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पेजों पे शेयर करके, अपने पेज पे शेयर करके, जिससे कि ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुंचती रहती है। तो साथियों, जैसा हमने कहा था कि वन यूके टीम एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जिसका ये प्रयास है कि वो अपने उत्तराखंडी और उत्तराखंडियों को सशक्त करे। विकास चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र प्रसाद जी, मोहन रावत जी, प्रताप सिंह आलमिया जी, प्रवीण सिंह जी, तरुण रावत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं पुनः विनती करूंगा कि आप ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। राजेंद्र सिंह रावत जी, जय उत्तराखंड भाई जी। भाई जी, हम सभी देखिए, वन यूके टीम एक उत्तराखंड में पहले भी बता चुका हूँ, वन यूके टीम का केवल एक मकसद है अपने उत्तराखंडी और उत्तराखंडी भाइयों को, उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंडी भाइयों बंधुओं को सशक्त करना। सशक्त बहुत तरीके से हो सकता है, सशक्त आर्थिक सशक्त हो सकता है, मानसिक सशक्त हो सकता है। ज्ञान एक ऐसा भंडार है कि वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप ये देखिए, आपका धन छीन सकता है, आपकी सेहत छीन सकती है, लेकिन जो आपका ज्ञान है उसे कोई नहीं छीन सकता। और वो ज्ञान आपको एक दूसरे के साथ बांट के हमेशा बढ़ेगा। जब आपके पास कोई ज्ञान होता है तो उसे बांट के आप इसको बढ़ा सकते हैं। और बहुत बहुत साथियों का जुड़ने के लिए, बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। हम कुछ ही देर में इसके ऊपर प्रयास करेंगे। जो जानकारी आज हमने टॉपिक चुना, मौलिक अधिकार, ये आप देखिएगा, मौलिक अधिकार जो मैं जानकारी दूंगा, ये यूपीएससी लेवल, जो आईएएस आईपीएस लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। और बात ये नहीं है कि मुझे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी है, ये उन साथियों के लिए भी जो भी मतलब इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और हम तो चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड का व्यक्ति, हमारे पहाड़ों का व्यक्ति इस लेवल आईएएस आईपीएस अधिकारी बने और अपने क्षेत्र में, अपने पहाड़ों पे जो वहाँ की समस्याएं हैं वो दूर करे। जो ब्यूरोक्रेटिक्स होते हैं, गवर्नमेंट तो है ही है, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन में होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इनका बहुत ही बड़ा दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपने स्तर पे अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। तो इनके पास ये ऐसी जानकारी होती है, इतनी जानकारी होती है, इतने सक्षम होते हैं कि वो अपने ज्ञान से अलग अलग क्षेत्रों की परेशानियों को दूर कर सके। तो जैसा भाइयों मैं आपसे आज बात जानकारी देने वाला था, हो सकता है काफ़ी साथियों को ये बोरिंग भी लगे, क्योंकि जब हम एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जब तक मेरे से संबंधित नहीं होता, तो हमें लगता है कि शायद इसमें बहुत कुछ होगा नहीं। लेकिन आप सभी साथियों का, फिर जो भी नए साथी जुड़े हैं, काफ़ी साथी नए भी जुड़े हैं और काफ़ी थोड़ा शक्ल देख के निकल जाते हैं, वो कोई बात नहीं है। देखिए, अपना अपना सिस्टम है, अपनी अपनी समझ है, जिसको जिस तरीके से करना। और वो कोई अच्छा बुरा मतलब ऐसा नहीं है कि जो छोड़ कर चले गए वो गलत है और जो अभी रुके हुए हैं बहुत अच्छा। ऑफकोर्स आप तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, मौलिक अधिकार क्या हैं और क्यों हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो लिमिटेड टू मेरी कंट्री, मेरे देश के दायरे में रहते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान में भारत का नागरिक होने के नाते हमें दिए गए हैं और हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायालय करता है। मौलिक अधिकार क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और ये 6 प्रकार के मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। इसके अंदर बहुत सारे खंड हैं, उपखंड हैं, अनुच्छेद हैं। मतलब जो अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद हैं
जैसे हम नहीं कहते आर्टिकल, आपने अभी बीच में बहुत सुना होगा आर्टिकल 371, है ना, 30A। तो ये क्या है? ये अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। हमारे संविधान में ये अनुच्छेद हैं जो हम बोलते हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो वो संवैधानिक अधिकार क्या है? कहीं ना कहीं मेंशन किए गए हैं। ऐसे ही हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 6 तरीके के हैं, ये डिवाइड किया गया है। वैसे 12 से 36 जो अनुच्छेद हैं, 12 अनुच्छेद से 36 अनुच्छेद तक हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आधार पे, हमारे समझने के लायक होना चाहिए। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि हम आसान शब्दों में इसको समझ पाएँ। मैं टेक्निकल नहीं जाऊँगा, कतई नहीं जाऊँगा, क्योंकि टेक्निकल वो लोग समझेंगे जिनको एग्ज़ाम्स वगैरह देना है। लेकिन हम आसान भाषा में किस तरीके से इसको समझ पाएँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है समय समय पे। अब ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं? ये देखो क्या होता है, जब हम राज्य का गठन करते हैं तो उसमें हमारे जो संसद होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, जो भी संसद होती है बेसिकली, है ना, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, जो भी ये होते हैं, ये कुछ नियम बनाते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? ये ऐसे नियम बना सकते हैं कि हम व्यक्ति, क्योंकि एक तरीके से वो राजा हो गए, हम नौकर हो गए, आज का है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए वो तो ऐसा कानून बना देंगे कि भैया अब आप ये सांस ही नहीं ले सकते, या आपका ये स्वतंत्र अधिकार हम छीनते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों के अनुसार हमें संरक्षण मिला हुआ है। हमें संरक्षण मिला हुआ है हमारे मौलिक अधिकारों के साथ, तभी जाके ये लोग इस तरीके से नहीं बना सकते। और इसमें भी बहुत टाइम, एक बार तो संसद ने कर भी दिया था इसको कि हमारे मतलब अधिकार इस तरीके से छीन लिए गए थे। बीच की हिस्ट्री है वो, उस हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद फिर किसी ने इस पर आगे फिर दायर किया और कानूनी कार्यवाही हुई होगी, जिसमें फिर से उसका खंडन कर दिया गया। तो भाई जी, सबसे पहले हमारे मौलिक अधिकार, पहले वैसे 7 अधिकार होते थे, 7 अधिकार में से एक अधिकार को खंडित कर दिया गया है। क्यों? और वो कोर्ट के द्वारा, वो न्यायालय के द्वारा ही हुआ गया है। जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार बेसिकली कि मैंडेटरी होना चाहिए, और मेरी संपत्ति में वो जिस तरीके का भी उसमें वर्णन था, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, तो फिर उसको हटा दिया गया। फिर जो हटाया गया उसको एक कानून, संपत्ति का अधिकार मतलब एक कानून बना दिया गया। उस कानून के तहत वो प्रक्रिया चलती है, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आता है हमारे मौलिक अधिकारों में से जो मौलिक अधिकार, मैं 2 मिनट इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार, इनमें एक बेसिक अंतर मैं बताना चाहता हूं आपको। बेसिक मानव जो हम बोलते हैं कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार, दोनों में डिफरेंस क्या है? मानव अधिकार मेरा मनुष्य होने के नाते जो मेरे अधिकार हैं, ये मानव अधिकार है, और ये विश्व भर में है। इसका देश की सीमाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार हर देश के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार, कहीं पे जो जिस तरीके से भी हैं, हर देश के अपने कानून हैं, अपने नियम हैं। तो हमारे संविधान के अनुसार, क्योंकि जो हमारे संविधान के अनुसार ये जो मैं आपको मौलिक अधिकार बताऊंगा, ये केवल भारतीयों के लिए है, भारतवर्ष के अंतर्गत जो आते हैं, है ना, ये बाहर के लिए नहीं है। लेकिन मानव अधिकार भारत से लिमिटेड नहीं है। जब हम मानव ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैं जा सकता हूं अपने अधिकार के लिए। मानव अधिकार का हनन होता है तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसकी लड़ाई मैं केवल अपने संविधान के अंतर्गत अपने भारतवर्ष में ही लड़ सकता हूं। बस ये बेसिक जानकारी या बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया।
तो इसमें साथियों सबसे पहला अधिकार आता है समता का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद जो वर्णन किया गया है 14 से 18 के बीच में है, जो अनुच्छेद है आर्टिकल 14 to 18, समता का अधिकार। और मौलिक अधिकार जो मैंने बताया था ये 12 से 36 तक हैं। तो आप बोलेंगे 12 और 13 क्यों खा गए? तो 12 बेसिकली उसमें पहले डिफाइन किया गया है कि 12 क्या है। बेसिकली उसमें डिफाइन किया गया कि मानव कौन है, कौन इसके अधिकार के अंतर्गत आते हैं बेसिक। और जो 13 डिफाइन है राज्य के द्वारा, मतलब राज्य कौन इसका हनन कर सकता है, राज्य की बात जो कर रहे हैं कि राज्य क्या है क्या नहीं है, वो आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है। 14 से हमारा समता का अधिकार स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैं बात कर रहा था आपको कि हमारा समता का अधिकार क्या है, तो इसमें सबसे पहले 14 में आता है कानून के समक्ष समता का अधिकार। इसका क्या मतलब है? कानून के समक्ष समता का अधिकार, इसका मतलब ये है कि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो भी हमारा कानून होता है, वो हर व्यक्ति के लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि फलाने व्यक्ति के लिए भैया ये गरीब है, ये आम आदमी है तो इसके लिए कुछ और है, दूसरा है तो उसके लिए कुछ और है। नहीं, ये समान है। कानून के समक्ष समता का अधिकार है ना। ये मैंने आपको बताया 14 जो समान अधिकार, एक अधिकार में से भाई जी मैं आप सभी को एक जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मैं योगेंद्र सिंह नेगी जी कुछ पूछना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले मैंने बताया समता का अधिकार, इसका ये मेन है, जैसे समता का अधिकार। लेकिन अब इसको समता का अधिकार बोल तो दिया है क्या, तो समता का अधिकार में एक खंड है कि कानून के समक्ष समता का अधिकार हमारा है। कानून में हम प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। दूसरा 15 जो मैं बात कर रहा हूं, 14 और 15 में है धर्म, वंश, जाति, लिंग। ध्यान रखिएगा, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह हमारा मौलिक अधिकार है। मैं जिस भी जाति का, जिस भी धर्म का मनुष्य हूं, मतलब पुरुष हूं, महिला हूं, बच्चा हूं, जो भी हूं, इसके आधार पर मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। यह मेरा मौलिक अधिकार है। अब आप देख लीजिए कि हमारे संविधान के अनुसार मेरे को क्या क्या अधिकार हैं। आप कहीं पे भी उठ के बात कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात रखी जाएगी, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल अधिकार या कुछ स्पेशल चीज़ें निर्धारित की जा सकती हैं। ये भी इसमें प्रावधान है। तो ये मैं आपको अपने मौलिक अधिकार के बारे में बता रहा हूँ। समता का अधिकार मैंने बताया, कानून के समक्ष सबको समान अधिकार है। धर्म, जन्म, जाति के आधार पर, धर्म, वंश, जन्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा, जो कि हमारा अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन में अफसरों की समानता। लोक नियोजन मतलब कि जो भी लोगों के कार्य के लिए जो भी अफसर नियुक्त किए जाते हैं, इनमें एक समानता होगी, है ना। और इसका भी अधिकारी जो हमारी संसद है या ये लोग, ऐसा नहीं है कि कहीं पे तो बड़ा ऑफिसर बिठा देंगे, कहीं पे छोटा बिठाएंगे, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में एक तरीके का, जो हम कहते भी हैं कि डिपार्टमेंट वाइज हमारा काम होता है, तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर होंगे वो हर क्षेत्र में समान होंगे, है ना। लोक नियोजन में अफसरों के समानता का अधिकार। 17 है इस मौलिक अधिकार। देखिए, आप भी जानते हैं कि छूत एक मतलब बीमारी थी, और जब हमने मतलब संविधान बना गया होगा तो इस बीमारी को दूर करने के लिए छुआछूत का अंत किया गया है। जो छुआछूत बीमारी हम कहते हैं कि भैया इसको नहीं छूना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है।
तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बातें आपसे नहीं कर सकता। यह आप और इसमें संसद ने 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना, इस समय पे एक कानून भी बनाया गया है। तो मैं देख रहा हूं कि काफ़ी साथी शायद बोर हो रहे हैं, लेकिन आप सभी साथियों से, जितने भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं इस टाइम पे देख रहे हैं, आप सभी से मैं एक प्रयास ये करूंगा कि आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी दें, क्योंकि साथियों ये केवल जानकारी ऐसी नहीं है कि मुझे केवल एक व्यक्ति तक पहुंचानी है। ये जानकारी मेरे को मैं ये चाहूँगा कि ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुँचे। ये केवल उत्तराखंड के लिए भी नहीं है और उत्तराखंडियों के लिए भी नहीं है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि मैं भी इसको शेयर कर सकूँ। मुझे एक मिनट दीजिएगा बस। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में समझिए कि मैं इस समय किस टॉपिक पे हमने बात करी थी। हमारा था मौलिक अधिकार, और हम सबसे पहले अधिकार पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। और ये अधिकार इस लेवल पे हैं साथियों कि अगर मैं इसको डिटेल में जाना चाहूँ तो हमें बहुत ही समय लग जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि हम इसको जल्दी मतलब आपकी जानकारी के लिए, और अगर इससे संबंधित किसी के भी कोई सवाल हो तो वो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे लिख सकता है। आप मेरे को यहाँ पे लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसका निराकरण दे सकूँ। तो भाइयों, जैसे हमने कहा था, और हाँ, ये अधिकार देखिए आपको जानना जरूरी है। आप खड़े होकर बात कर सकते हैं कि भाई जी मेरा मौलिक अधिकार का हनन है। कोई भी ऑफिसर है, किसी भी तरीके का है, आप बोल लीजिए मेरा मौलिक अधिकार है ये आपका, और कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जानकारी नहीं होती, जैसे हम सोचते हैं अरे यार इसको क्या पता, कुछ भी बोल दो, है ना। तो यही चलता है, जानकारी ना होने की वजह से दिक्कतें होती हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जानकारी दें और आपको सशक्त कर सकें। यही हमारा प्रयास है और हम करते रहेंगे। चाहे वो एक व्यक्ति को फायदा दे और एक व्यक्ति समझे, कोई मैटर नहीं करता, हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था समता का अधिकार में अलग अलग है। कानून के हिसाब से है, धर्म लिंग जाति के हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते। अफसरों की समानता का नियुक्ति होनी चाहिए, छुआछूत का अंत है, और इसमें जो 18वां आता है समता के अधिकार में, वो है उपाधियों का अंत। अब ये इसमें उपाधियों का अंत देखिए, अब इतना शॉर्ट हो गया, लेकिन हम समझेंगे क्या उपाधि क्या है। इसमें वर्गीकरण, फिर फर्दर वर्गीकरण किए गए हैं, एक्सप्लेन किया गया कि क्या समझाया गया है, और ये हमारे संविधान में है। उपाधियों का अंत मतलब, अब देखिए पहले जो राजा महाराजा होते थे तो नहीं कहते थे राजा अधिराज पधार रहे हैं, है ना। इस तरीके के जो टाइटल थे ये सब हटा दिए गए हैं। राजा ना रंग, सब एक समान है। तो उपाधि किसी को दी नहीं जाएगी। और इसमें एक है, इसके भी बहुत वर्गीकरण है कि आप कोई भी विदेश से मैं कोई उपाधि नहीं ले सकता। उपाधियां केवल सेना और शैक्षिक योग्यताओं तक है। जो भी आप देखते होंगे कि हम मतलब कि परमवीर चक्र या ये मिलता है, अवार्ड वगैरह जो मिलते हैं, तो ये शैक्षिक संस्थानों तक या फिर हमारे आर्मी लेवल, आर्मी के जवानों को ही दिया जाता है। तो ये उपाधियों का, बाकी सब चीज़ें हम हमारे मौलिक अधिकार से के संरक्षण के हिसाब से हटा दिए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार, नेक्स्ट क्या आता है? पहला तो हमने बता दिया समता का अधिकार, नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हम बहुत अच्छी बात करते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। हम कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, भारत देश स्वतंत्र है। भैया मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या है, उसमें कुछ खंड दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं। तो ये हमारा 19 से 22 अनुच्छेद, आर्टिकल 19 to 22। तो इसमें जो 19, 20, 21, 22 ये सब जो जानकारी दी गई है, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना। तो आर्टिकल 19 की मैं बात करूं, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको 6 भागों में बांटा गया है ना। 6 भागों में बांटा गया, 6 मतलब उसके भी खंड हैं।
तो मैं बता रहा हूं मत रखने का अधिकार, मैं कहीं पे भी अपना मत रख सकता हूं कि भैया मेरे हिसाब से तो ये है, ये स्वतंत्रता है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे हिसाब से ये है, मैंने अपना मत रख दिया, ये मेरा अधिकार है। दूसरा, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, जैसे हम करते हैं, आप भी जानते हो, हम कहीं पे भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन इसमें लिमिटेशंस है। जब तक सरकार को ये न लगे कि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन उग्र रूप धारण ले लेगा या फिर हड़ताल कर लेगा, हड़ताल भी अलाउड है नहीं, ये मैं आपको बता देता हूं, हड़ताल अलाउड है नहीं, क्योंकि इससे दूसरे लोगों का मौलिक अधिकार छीना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे डॉक्टर नहीं कर देते, हड़ताल कर देते हैं, फिर जारी किया जाता है उनको, हाई कोर्ट ने निर्देश जारी करे कि डॉक्टर जल्दी अपने काम पे लौटे, अदरवाइज कानूनी कार्यवाही, क्योंकि वो अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वजह से हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति मर जाए। तो जीने का अधिकार मेरा अधिकार है और उनका काम है, वो उनकी ड्यूटी है, उनका उत्तरदायित्व है। तो कोई आप पे क्या कहते हो वो नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं हम इसको, जो डॉक्टरों का उत्तरदायित्व होता है बेसिकली मरीजों को ठीक करना, तो आप पे कोई उपकार नहीं कर रहा, ये आपका अधिकार है ना। समुदाय, जो हम कम्युनिटी बनाते हैं, समुदाय या संघ बनाना, ये मेरा स्वतंत्रता के अधिकार में आता है कि मैं अपनी कम्युनिटी बना सकता हूँ। आप ये बताते कि समाज में किस प्रकार हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रशेखर जोशी जी, बहुत अच्छी बात है, आप भाई जी कह रहे हैं कि आप इससे अच्छा ये बताते। भाई जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपको अगर उचित लगता है आप बताएं, हम जुड़ते हैं ना। हमने जो प्रयास किया, हमने पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करी, अब अच्छा क्या है हमारे समाज के लिए, कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है, कहाँ पे खड़ा होना है, अगर आपको लगता है हमें ये चीज़ बतानी चाहिए तो आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएं, आप आगे चलें, हम आपके साथ हैं, हम भी शेयर करेंगे, हम भी देखेंगे आपको, है ना। तो देखिए, आप, ये बड़ा आसान है कि आप ये क्यों नहीं करते। भाई जी, आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, अगर आप दूसरे को क्यों बोल रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं करते, आप कर लीजिए, आप बड़े हैं, आप कर लीजिए और हम साथ देंगे, है ना। तो ये बेकार की बात है, आप ये क्यों नहीं करते। कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, भैया इसको इस तरीके से करना चाहिए, आप आगे जाएं, करके दिखा देना यार। तो ये देखिए, मतलब मेरा मत है, मत रखने का अधिकार मैंने रख दिया, आपको उचित लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो भाई जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये है कि जानकारी हमें किस आधार पे होनी चाहिए, कहीं पे क्या है है ना। तो जैसे मैंने बताया कि हम संगठन बनाते हैं, हम संगठन बना सकते हैं, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। हम कहीं पे भी, भारत देश में कहीं पे भी अपना आवास का संरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार है, भारत देश में हम कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर में था, कुछ जगहों पे हम आवास नहीं कर सकते, तो इस तरीके के वो राज्य सरकार के अधिनियम के अंडर में आता है, उसमें कुछ क्योंकि प्रावधान है, इसके आगे आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि अगर इस तरीके का हो तो मेरा खंडन कहाँ पे होता है। लेकिन मौलिक अधिकार के बारे में मैं अगर जानकारी करूँ, मैं जैसे हम उत्तराखंड से दिल्ली आ गए, दिल्ली वाले मना कर सकते हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते, जैसे अभी महाराष्ट्र में मना कर दिया, तो ये मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में है। आप किसी को इस तरीके से मना नहीं कर सकते कि आप यहाँ बस सकते हैं, नहीं बस सकते, है ना। तो मैं कहीं पे भी आवास, मैं रह सकता हूँ, बस सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकारों में से है। जैसे कई बार हो जाता है, अब ये जानकारी तो है, अब आप बोलिए कि ये आप किस तरीके से आपके जीवन में, आप कहीं पे भी बस सकते, जीवन से संबंधित ही है ना, किसी अलग से तो नहीं है। और दूसरा, मैं कहीं पे भी जाके किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकता हूँ, ये भी मेरा स्वतंत्रता के अधिकार में है। लेकिन कारोबार तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं कर सकता, जैसे मैंने कारोबार किया और मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे और फिर मैं उनका शोषण कर रहा हूँ, तो वो उनके मौलिक अधिकार का हनन है, तो मैं वो नहीं कर सकता, है ना। शोषण नहीं कर सकता, मैं काम कर सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता। और बाकी जो इसमें नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार था, संपत्ति से संबंधित था,
वो इससे हटा दिया गया है और 1978 में एक इसको समाप्त कर दिया गया था और एक अधिनियम जारी कर दिया गया था। जय उत्तराखंड। दीपक भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज मौलिक अधिकारों को लेके जानकारी दे रहे हैं अपने साथियों को और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, हर व्यक्ति के लिए जानने के लिए। अब हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 का मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हमारा जो आर्टिकल 20 आता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो जो किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो जो दोष सिद्ध होता है उसके लिए भी आपसे कोई गलती होगी तो उसके लिए भी आपका संरक्षण है। ये भी हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंडर में आता है। देखिए, जैसे कानून बना, जैसे आपको पता है कि अभी 2012 में जो रेप हुआ था उसके बाद एक कानून बनाया गया है ना। तो वो कानून पॉस्को एक्ट जिसको हम कहते हैं, वो कानून पहले के जो पुराने जो उस समय किसी ने अपराध किया गया उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। जब से कानून बना है उसके बाद से ही एप्लीकेबल होगा। ये बेसिक जानकारी शायद हम सबको होनी चाहिए ताकि जीवन में कभी भी अगर किसी तरीके की परेशानी आए तो हमें समझ आना चाहिए कि हम कहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो भाई जी, दूसरा है दोहरी क्षति नहीं। दूसरा जो इसमें अपराधों के लिए एक ही गलती के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते, ये भी हमारा संरक्षण है। और तीसरा हमारा जो आता है 20 का, ये जो छोटे छोटे खंड हैं, तीसरा हमारा आता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, जो हम नहीं कहते कि कबूल कर लिया, ये अपना गुनाह कबूल करता है, स्वैच्छिक कर लेगा, लेकिन ज़बरदस्ती अब वो वहाँ पे जाके कोर्ट में जाता है, बोल देता है भैया मेरे को तो ज़बरदस्ती करवाया गया, तो ये नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं बोल सकते कि ये तूने कर रखा है ना। और ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार है। इसमें फिर स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा आता है, जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हम इसमें कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्वैच्छिक मृत्यु, कई बार नहीं बोल देते कि किसी व्यक्ति ने स्वैच्छिक मृत्यु के लिए बोला है, क्या ये मेरा अधिकार है? ये मेरा अधिकार तो नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब कई बार बोल देते हैं कि आपने स्वैच्छिक मृत्यु के लिए बोला है, तो उसमें क्लॉज क्या है कि ये एक विधि पूर्वक होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कोई अमीर व्यक्ति है, उसके परिवार वालों ने बोल दिया भैया ये तो बीमार है, स्वैच्छिक मृत्यु के लिए बोल रहा है, मार दो इसको, तो नहीं हो सकता। वो एक विधि बनाई जाएगी, वो विधि का भी एक प्रावधान है कि किस तरीके से बनेगा, लेकिन ऐसे आप सीधे नहीं कर सकते। स्वैच्छिक मृत्यु सीधे किसी के कहने पे नहीं दे सकते, है ना। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर डिटेल में जाऊँगा तो हमारा ये तो साथियों, हमारा नेक्स्ट जो आता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार था ऐसे हमारा शिक्षा का भी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार हमारा भी स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो अब इसमें शिक्षा का अधिकार क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि भैया मेरा मौलिक अधिकार है, शिक्षा लेना मेरा मौलिक अधिकार है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि मुझे शिक्षा दे। आप इस चीज को, अब ये आपसे संबंधित है, कोई आप ये नहीं बोल सकते, आप बोल दो मुझे तो पढ़ना है भैया, मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ये हमारा अधिकार है। जैसे गांव में स्कूल बंद कर देते हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप खिलाफ भी जा सकते हैं, ये मैं क्योंकि आपका अधिकार है पढ़ने का। और 6 साल से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना और शिक्षा देना, ये दायित्व है, ये हमारा मूल अधिकार में आ जाता है। तो भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी जानकारी लग रही होगी, क्योंकि जब मैंने इसको देखे, मैंने भी ये जानकारी कहीं ना कहीं से जुटाई है, प्रयास किया है, इसके ऊपर स्टडी करी है, रिसर्च किया है और तब जाके आपके सामने इन चीज़ों को लेके आया हूँ, है ना, कि ताकि हम एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकें। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी को भी अगर किसी संबंधित कोई जानकारी चाहिए होगी तो हमारे
हम प्रयास करेंगे, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, हम प्रयास करेंगे समय समय पे आपको उन चीज़ों से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। अभी बहुत जल्द हम किस विषय पे आने वाले हैं, हम अपने जो गांव में अभी चले गए हैं, उत्तराखंड के लोग गांव में चले गए हैं, रोजगार करना चाहते हैं, अब इससे संबंधित कैसे करें, कहां से क्या करें, ये जानकारी हम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वो जानकारी हमारे पास पूरी डिटेल में जो कि हम आप लोगों को बता सके आती है, आपके सामने शनिवार को लेके आएंगे। तो भाइयों नेक्स्ट है, इसी में कुछ ऐसा है जैसे स्वतंत्रता के अधिकार में 22वां जो उपखंड है। देखो कई बार क्या होता है कि कोई आपको गिरफ्तार करने आ जाता है, कोई आपको गिरफ्तार करने आ जाता है, तो क्या होता है, गिरफ्तार मतलब अपराध दो तरीके के हैं, एक नॉर्मल है और एक बड़ा अपराध है। एक छोटा मोटा अपराध है, एक बड़ा अपराध है। मैं आसान भाषाओं में आपको कह रहा हूं। तो छोटे मोटे अपराध में भी जब कोई आपको गिरफ्तार करने आता है, आपको लेने आता है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो आपको बताए कि आपको किस संबंध में, किस गलती के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। यह आपका अधिकार है। वो नहीं बता रहे, कोई ऐसे ही उठा के आपको नहीं ले जा सकता, पहले उनको बताना पड़ेगा कि भैया क्यों, तो वो बताएं। दूसरा और यह अधिकार केवल छोटे मोटे व्यक्तियों के लिए और विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। जो मैं बता रहा हूँ कि उनको बताना पड़ेगा, विदेशी व्यक्ति होगा तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। विदेशी हमारे यहाँ आया, कुछ अपराध करते तो उसको उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं ले जा सकते छोटे मोटे के लिए। बड़ा जो अपराध होगा उसके लिए तो कानूनी प्रक्रिया अपने अलग तरीके से होते हैं, और वो भी नियम है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले। तो और दूसरा, एक उनको बताना जरूरी है, और दूसरा मेरा अधिकार है, मैं अपना वकील कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। मैं छोटा वकील करूं, बड़ा करूं, उससे बड़ा करूं, मैं कितना भी बड़ा वकील कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, मुझे इससे कोई नहीं छीन सकता। तो होता है ना, आप अपना वकील कीजिए, आप कहिए। तीसरा, छोटे मोटे अपराध में आपको 24 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते। उसके बाद आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि पकड़ के ले जाते हैं थाने में, 2-4 डंडे मारते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 24 घंटे अगर रख लिया तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है कि मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करना। ये हमारी जानकारी है, और साथियों मुझे पूरा उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी ही लगेगी, ये आपके संरक्षण के लिए। और जो बड़ा अपराध होता है, काफ़ी साथी अभी जुड़ रहे हैं, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड साथियों, आप सभी से मैं विनती करूंगा आप इसको शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम हर व्यक्ति को, हर उत्तराखंडी को सशक्त करने हेतु ये जानकारी दे रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये बहुत लंबा है एक्चुअली। हो सकता है कि मैं बाकी जानकारी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार पार्ट 1 में बनाऊंगा, और पार्ट 2 हम नेक्स्ट हफ्ते में लेके आएंगे, जिसमें कुछ 3 और, जैसे मैंने आपको बताया हमारे 6 मौलिक अधिकार है, तो 3 मौलिक अधिकार मैं आज आपको 3 मौलिक अधिकारों की जानकारी दे दूंगा। उसके बाद 3 मौलिक अधिकार नेक्स्ट हफ्ते आपके सामने मैं लेके आऊँगा, या हमारी टीम से कोई दूसरा व्यक्ति या कानून, अगर हमारी टीम में अगर वैसे काफ़ी साथी हैं, अगर उनको समय लगा, जो ऑलरेडी एडवोकेट हैं, ऑलरेडी मतलब कानून की जानकारी प्रक्रिया रखते हैं, तो अपने हिसाब से उसको आपके सामने प्रस्तुत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए, और आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको शेयर करते रहें। हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है, ये मैं आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तार और विरोध के संबंध में हमारे क्या संरक्षण है उसके बारे में जानकारी दे रहा था। तो मैंने एक तो साधारण जो अपराध है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी कि कोई भी आपको ऐसे ही उठा के नहीं ले जा सकता, उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या गुनाह किया है। दूसरा, आपके पास अपना अधिकार है, आप अपना वकील कर सकते हैं किसी भी लेवल पे, ये आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। माफ़ करना साथियों, थोड़ा सा
कुछ कॉल आ गई थी एक्चुअली, तो उसके ड्यूरेशन में कट गया। जो मैं आपको बात कर रहा था कि जो बड़ा अपराध होता है, बड़े अपराध में क्या संरक्षण है, ये जो बड़े अपराध के संबंध में संरक्षण है, ये विदेशियों को भी है। जो हम पहले कह रहे थे, ये विदेशियों को भी है। आप किसी भी तरीके का अपराध है, आप उस किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते जबरदस्ती, जब तक कि उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। वो अगर आपको रखना है तो उसके लिए एक अलग से प्रावधान है, और उसका भी मतलब बेसिकली कोर्ट से आपको ऑर्डर लाना पड़ेगा कि इसका ये अपराध है और इससे हमें इसके मतलब 3 महीने से ज़्यादा इसको नहीं कहते, रिमांड पे आपको रखना पड़ेगा कितने दिन के लिए, ऐसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों में से आता है। अपराध में हमने आपको बता दिया, छोटे मोटे अपराधों के लिए कहीं भी कई लोगों को हैरेसमेंट की जाती है कई लोगों द्वारा, तो वो आपके अधिकार हैं। वो आपको बताना जरूरी है कि आपको किस अपराध के लिए उठा के लेके जा रहे हैं या जेल में डाला जा रहा है, ये उनको बताना पड़ेगा, और आपको जानने का आपका अधिकार है। ठीक है साथियों, तो आज हमने बात करी समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या क्या है। और साथियों, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, ये हमारे लिए तो है ही है, लेकिन जो भी साथी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी बहुत ही जानकारी महत्वपूर्ण है ना। तो आप देखिए, आप किस क्षेत्र में किस तरीके से जा सकते हैं, जानकारी हम किस प्रकार से अपने जीवन में जानकारी के जरिए हम सशक्त बन सकते हैं, हमारा यही एक प्रयास है। तो नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है, तीसरा मैं आपको आज अंतिम बताऊंगा। तीसरा अधिकार हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण कितने प्रकार का होता है ये आप भी जानते हैं, किस किस तरीके से आज शोषण हो रहा है, गरीब आदमियों का, कमजोर आदमियों का शोषण किस प्रकार से होता है। सरकारी तो कर ही नहीं सकता, लेकिन जो लोग हैं वो भी उन व्यक्तियों का शोषण नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति का, भारतीय व्यक्ति का शोषण कोई नहीं कर सकता। उसके शोषण के विरुद्ध में हमारे संरक्षण है और हमारा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार साथियों मैंने आपको बताए 6 होते हैं, जिनमें से मैं 2 पहले आपके सामने रख चुका हूं। समता का अधिकार, समानता, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता क्या क्या है, किन किन विषयों पे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण देखिए, जैसे मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, आप कहीं पे भी जाके हमारे देश में किसी भी राज्य में जाके काम कर सकते हैं। जैसे हम खुद उत्तराखंड से उठ के यहाँ दिल्ली शहर में आए, ये हमारा अधिकार है। हम आए, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना आवास प्रवास भी हमने बना लिया है, क्योंकि ये भी हमारा अधिकार है। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, मैंने एक फैक्ट्री डाली, वहाँ पे मैं वर्कर रख रहा हूँ और उनका शोषण कर रहा हूँ, ये मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उन व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हूँ। तो उन व्यक्तियों का, जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनके भी अपने मौलिक अधिकार हैं, जैसे मेरा मौलिक अधिकार है उनके भी अधिकार हैं। तो उसके अंतर्गत मैं उनका शोषण नहीं कर सकता। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कई हमारे पास बहुत सारे साथी आए कि भाई जी मैंने यहाँ पे तो काम किया, लेकिन ये मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। ये कानूनन अपराध है। आप ये मान लीजिए, मेरे से किसी ने काम करवाया और मुझे तनख्वाह नहीं दी,
मुझे मेरा मेहनताना नहीं दिया, तो ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है और ये मेरा शोषण है। अब साथियों, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी इस समय होटलियर्स थे, उनको फरवरी मार्च महीने की भी तनख्वाह नहीं दी गई। ये उनका अधिकार है, उन्होंने काम किया है और उनका अधिकार है, उनके मौलिक अधिकार के विरुद्ध है ये। तो आप आवाज उठाएं, आप आवाज उठाएं, लेकिन आपके पास आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, क्यों जरूरी होता है जब हम किसी, साथियों ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज, जब भी आप कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, कहीं भी, चाय के ठेले में कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, आपसे कोई काम ले रहा है, तो आपका मेहनताना मिलना जरूरी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इतना मेहनताना ये देगा, आपको एक काम करना है, ये लिखा हुआ होना चाहिए और आपके पास जो मालिक आपको रख रहा है उसके साइन, आप चाहे आप एक नॉर्मल पेपर में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए आप इस पेपर में लिख के दीजिए मेरे को और अपने साइन कीजिए, मैं भी अपने साइन करूंगा कि हाँ मेरे को 4,000 रुपये बोला था तो मैं लिख रहा हूं कि 4,000 रुपये देगा। महीने के एंड में नहीं देगा तो फिर उसके विरुद्ध आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस में जाकर सीधे कंप्लेन करिए, धर के लेके आ जाएंगे, लेकिन आपके पास वो प्रूफ होना जरूरी है। पुलिस वाले कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, नहीं, ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, उनको करना पड़ेगा। जैसे अभी हम विनोद नगर में गए थे, 8 साल से 6 साल से व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है, उसको उठा के फेंक दिया, ठेकेदार था, पैसे भी नहीं दिए, उसके सामान रख लिया। तो ये, और कौन, हमारा उत्तराखंड का व्यक्ति। 2-3 दिन हम धरने पे भी गए वहां, अंत कानूनी कार्रवाई चल गई। अब तो हमारे पास जानकारी नहीं है, उनके पास कुछ रिटर्न में नहीं था, उसके बावजूद ये दिक्कत आई है। रिटर्न में होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हम लड़ लेते कहीं पे भी। लेकिन ये शोषण है और ये शोषण कोई भी नहीं कर सकता, ये आपको गौर करना है। जहां पे भी आप काम करें, चाहे मैंने आपको बताया, चाहे आप छोटे ढाबे में करें, ठेले पे करें, चाय की दुकान में करें, अगर आपको ये डर नहीं है कि भैया देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, तो कोई बात नहीं है, फिर तो आपकी अपनी स्वेच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप देखिए, इतने भोले भी मत बनिए। भोलापन इसको नहीं कहते, मैं सही बताऊं, इसको भोलापन नहीं कहते, बेवकूफ़ी है। आपको अपना अधिकार लेना है। मैं आपको 2 लाइन कहूंगा, हमारे श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है, 2 लाइन। ये जमानमयी व्यवस्था में हत पसारी हक नि मिलणु, अपनो हिस्सा लीण को जो राज माणु वक्त ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठाणु भगत ऐगे। तो ये अपना अधिकार हाथ फैला के नहीं लेना, जानकारी होनी चाहिए। आपको बोलना है अपने मालिक से, जो भी हो, कि भैया मुझे लिख के दे दो कि मैं इतना तनख्वाह आपको दूंगा, चाहे 2 रुपए दे रहे हो। आप एग्री हैं तो आप कीजिए, नहीं है तो फिर वहां पे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल को अगर उसने नहीं दिया, आप फिर भी तैयार है, तो वो आपकी इच्छा है। तो ये हमारे शोषण के विरुद्ध है। हमारा शोषण, ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अमीर गरीब नहीं है। इस देश में जिसने जन्म ले लिया, उसके मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अनुसार हैं। और किसी भी व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गांव में बैठा दूर एक व्यक्ति हो, कोई भी हो, रोड पे बैठा व्यक्ति हो, हर एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारे संविधान के अनुसार हमारे अधिकार बनता है। आपको ये जानना है, बस आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाना है। आप खड़े हैं, हम खड़े हैं। अब इसमें एक तो आ गया मेहनताना, अब दूसरा आता है कि जैसे स्वैच्छिक, जैसे हम
स्वेच्छा से मैं आपके सामने यहाँ पे स्वेच्छा से बैठा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं वन यू के टीम के। वन यू के टीम क्या है? एक सामाजिक संस्था है। उस संस्था में मैं स्वैच्छिक हूं, मैं स्वैच्छिक अपना 1 घंटा 2 घंटा जो भी है मैं दे रहा हूं। ये मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे साफ साफ बोला है, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। मुझे मेहनताना चाहिए होता मैं पहले बोलता कि पहले लिख के दो मेरे को, मैं तब करूँगा जी, अभी नहीं कर रहा। ये स्वैच्छिक है, जो स्वेच्छा से होता है। जैसे मंदिरों में भी हम सेवा देते हैं, आप देखते हैं गुरुद्वारा में कितनी सेवा देते हैं, हम घाट पे भी जाके सेवा देते हैं, वो स्वैच्छिक है। उसका आपको मेहनताना नहीं मिलता, बल्कि कई बार अपनी जेब से ही देना पड़ता है। तो ये स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरी वर्क होता है। ये हमारे शोषण के विरुद्ध नहीं है। जो स्वेच्छा है वो शोषण नहीं है ना। अब दूसरा आ जाता है इसमें अब बच्चे कौन? 14 वर्ष तक। बच्चों को किसी भी कारखाने काम पे आप नहीं लगा सकते। ये उस बच्चे का मौलिक अधिकार है। जो हम कहते हैं ना, बच्चों को हम चाय पानी पे लगा देते हैं, कहीं पे ठेले पे लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं। ये एक्चुअली उस बच्चे, अब वो बच्चा है, वो ये भी नहीं कह सकता कि भैया मैं तो स्वेच्छा से हूँ, वो ये भी नहीं कह सकता। अगर आपने किसी बच्चे से काम करवाया और किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी, तो एक्चुअली आप सजा के हकदार हैं। आपको इस चीज को गौर से समझना होगा। आप सजा के हकदार हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी कारखाने, कहीं पे भी आप मेहनताने पे नहीं लगा सकते। ये उसके मौलिक अधिकार है। तो साथियों, आज हमने बात करी आपसे भारत का नागरिक होने के नाते मेरे क्या मौलिक अधिकार हैं। मैंने आपको शुरू में बताया मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों में क्या अंतर है। मैं एक बार फिर बता देता हूं। मौलिक अधिकार केवल इसके लिमिटेशंस हैं, मतलब सीमाएं हैं इनकी। मौलिक अधिकार की सीमा है मेरे भारतवर्ष तक। मैं भारतवर्ष का नागरिक हूं, तो मेरे मौलिक अधिकार मेरे भारत देश के अंतर्गत ही आते हैं, और इसकी संरचना या इनका संरक्षण मेरे संविधान में है। ये मेरे मौलिक अधिकार हैं। और मानव अधिकार, एक ह्यूमन होने के नाते जिस दिन से मैं पैदा हुआ, नो मैटर मैं किस जगह में पैदा हुआ, मैं कहीं पे भी हूं, मेरा मानव अधिकार जो बनता है उसके हिसाब से मेरे मानव अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। वो लिमिटेड टू ये भी नहीं है मैं विदेश में गया और वहां पे मेरे साथ किसी ने कुछ कर लिया, मेरे मानव अधिकार के विरुद्ध है, तो मैं विदेश में जाके उन पे भी कार्रवाई कर सकता हूं। ये अंतर है। लेकिन मौलिक अधिकार, मैं विदेश में रह रहा हूं और मैं वहां पे बोलूं कि मेरा मौलिक अधिकार है, इन्होंने तो मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया है, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप उस विदेशी धरती में रह रहे हैं। वहां के जो नियम है वहां के अंतर्गत आते हैं। जो लोन से रहा है वही दूध कलेक्शन भी करेंगे, कृपया जी। यहाँ पे बहुत सारे साथियों ने अपने अपने विचार रखे। मैं एक बार प्रश्न लेना चाहूँगा, अगर किसी के कुछ प्रश्न हैं तो। आज मैं आपको बताता हूँ मौलिक अधिकारों का भाग 1। एक भाग और आएगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार थोड़ा सा डिटेल में है। नेक्स्ट भाग में हम आपको थोड़ी और जानकारी देंगे। आज समय भी हम 1 घंटा आपको जानकारी देते रहेंगे। 1 घंटे का हमारा टाइम पीरियड होगा। 9 बजे हम लाइव आएंगे। अगले हफ्ते कोई भी व्यक्ति वन यू के टीम से आ सकता है, जो भी वन यू के टीम से इन मौलिक अधिकारों के बारे में, जो हमारे नेक्स्ट होंगे उनके बारे में जानकारी देना चाहता है, उस पर आएंगे। तो साथियों, हमने आज जानकारी कौन कौन सी ली? मौलिक अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर हमने लिया स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे 19 से 22 अनुच्छेद में है। फिर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 मैंने आपको अभी बताए हैं। इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार, जो कि 12 से है और कहाँ तक, 36 तक, हमने अभी तक 24 तक कंप्लीट करे हैं। और ये इस प्रकार से क्या है कि संविधान में बनाए गए हैं। ये संविधान के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। कई लोग कहते हैं ना, संवैधानिक चीज़ क्या है, हम क्या है, गांव में अलग, ऐसा नहीं है।
प्रत्येक व्यक्ति जो भी भारत सरकार के अंतर्गत आता है, जो भी भारत देश का नागरिक है, उनके ये अधिकार हैं। और ये अधिकार हैं या नहीं है, कहाँ पे लिमिटेड है, कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी गई है। और इस संविधान को संरक्षण करने के लिए हमारे न्यायपालिका हैं। और ये मौलिक अधिकार कौन हमसे छीन सकता है? ये राज्य, मतलब जो सरकार है, ये लोग जो अधिकारी हैं, ये लोग हमसे छीन सकते हैं। इसी के संरक्षण के लिए, इन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका है। और इन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए इनका वर्णन मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान में दिया गया है। ये मैं आपको शायद कुछ थोड़ा हो सकता है टेक्निकल आ जाए, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये होना चाहिए। आपके अधिकार हैं क्या? आपको पता ही नहीं है। तो हमें ये जानना पहले, भैया मैं कहाँ पे लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, मेरा हक बनता भी है नहीं बनता है? मेरा हक है, मेरा हक बनता है। आज हम उत्तराखंड सरकार को बोल रहे हैं कि हमें लेके जाओ, ये मेरा हक है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट का दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उनको करना है। मैं उत्तराखंड राज्य का रहने वाला व्यक्ति हूं, उनको लेके जाना है तभी जाके। और मैं अपने हक से बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा, या कोई हम पे उपकार करने नहीं जा रहा। ये मेरे अधिकार हैं। मैं अपने जीवन में कहाँ पे रह रहा हूँ, क्या रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, ये भी मेरा अधिकार है। और मैं अपने राज्य में वापस जाऊँगा, ये भी मेरा अधिकार है। ये अधिकारों की बात है। आज हम प्रवासी होने के नाते अपने उत्तराखंड सरकार को क्यों कोस रहे हैं, बताओ? हमें तो कोसने का हक नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन भाई जी ये मेरा अधिकार है, आप उसको नहीं छीन सकते। हम इसके अंतर्गत ये बात कर रहे हैं, तभी जाके हाई कोर्ट में प्रवासियों को लाना राज्य की जिम्मेदारी है। ये कहा है, ऑर्डर दिए गए हैं, तभी जाके ऑर्डर दिए, ऐसे ही थोड़ी दे दिया। तो हमको अपने अधिकार जानने बहुत ज़रूरी है। और आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विचारों को सुना। मुझे पता नहीं आपको अच्छे लगे बुरे लगे, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन भाई जी, मैं अगर किसी के किसी प्रकार के प्रश्न हो तो वो कृपया हमसे मेरे से यहाँ पे पूछ सकता है। आप सभी साथियों से मैं एक बार पुनः निवेदन करूँगा, आपको उचित लगे, हमें अपने साथियों को, अपने लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी देनी है। आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। नहीं लगे आप मत कीजिए, कोई बात नहीं है। आपको उचित लगता है तो आप कीजिए, नहीं लगता तो कोई फोर्सफुली, ये आपका अधिकार है। शेयर करना आपका अधिकार है और बोलना मेरा अधिकार है। मैंने अपना मत रख दिया, आप उसके आगे करते हैं। देखिए, हम कह तो देते हैं कि ये करता है, ये वो करता है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, लेकिन अगर मेरे संविधान में वो प्रावधान ही नहीं है तो मैं किस अधिकार से वो बात कर रहा हूँ? इस चीज़ को गौर से देखिएगा। अगर मेरे संविधान में नहीं है, ये कल का अगली बार का टॉपिक होगा। अगली बार का टॉपिक क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो मैं अभी आपसे बात ही कर रहा था, धर्म जाति, इस पे बहुत बड़ी बहस भी हो सकती है, लेकिन ये मेरा मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, हम ऐसे ही नहीं बोलते किसी को कि भैया हमारी भाषा को पूर्ण भाषा का दर्जा दीजिए, हम ऐसे ही नहीं कहते। जब हमें अधिकार है तभी जाके हम बोल रहे हैं, नहीं होता है तो क्यों बोलते, हमें वहीं पे रोक लेते। तो हमें अधिकार है, अपने संस्कृति अपनी भाषा को बचाने का भी अधिकार है ना। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस टाइम पे इतने ही साथी हमें लाइव देख रहे हैं और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। साथियों, इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप
अपने साथियों को जोड़ते रहें, जुड़ते रहें। वन यूके टीम अपना पूरा प्रयास कर रही है सभी साथियों को एकजुट करने के लिए, और जिस दिन हमारा तंत्र, हमारा संगठन इस प्रकार मजबूत हो जाएगा, हम अपने प्रत्येक उत्तराखंडी व्यक्ति को पूर्ण सशक्त कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।